हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीके मैम जीएस सेंटर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आइए हम लोग मध्यकालीन इतिहास के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। और आज का जो हम लोगों का जो टॉपिक है वह है शाहजहां के बारे में हम लोग जानेंगे। यह शाहजहां कौन था? यह जो शाहजहां था वह जहांगीर का बेटा था और सम्राट अकबर का पोता था। और इसका जो कार्य समय था वह कब से कब तक रहा, तो हम लोग देखेंगे इसके बारे में। मेन टॉपिक को उस पर चर्चा करेंगे। तो हम लोग देखते हैं 1627 से लेके 1657 ईस्वी तक शाहजहां का शासनकाल रहा। और जहांगीर जो था उसका पिता था, उसके बाद मतलब उसकी मृत्यु के बाद जहांगीर सिंहासन पर बैठा। जोधपुर के राजा जो था शासक मोटा राजा उदय सिंह, उसकी पुत्री जो थी जगत गोसाई, इसके गर्भ से 5 जनवरी 1592 ईस्वी को शाहजहां का जन्म हुआ था। शाहजहां का जो पहले नाम था वह खुर्रम था और उसका जन्म लाहौर में हुआ था। 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री जो थी अर्जुमंद बानो बेगम, तो अर्जुमंद बानो बेगम से खुर्रम का विवाह हुआ था और बाद में उनका नाम शाहजहां पड़ गया, जिससे शाहजहां ने मलिका ए जमानी की उपाधि प्रदान की। यानी उसकी जो पत्नी थी अर्जुमंद बानो बेगम, उसको मलिका ए जमानी की उपाधि प्रदान की थी। 7 जून 1631 में प्रसव पीड़ा के कारण अर्जुमंद बानो बेगम की मृत्यु हो गई थी। 4 फरवरी 1628 को शाहजहां आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठा। इतने बड़े बड़े इन लोगों के उपाधियां और नाम हुआ करते थे। शाहजहां ने आसफ खां को वजीर पद दिया और महावत खां को खानखाना की उपाधि प्रदान की। इसने नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष की पेंशन देकर लाहौर जाने दिया, जहां 1645 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। और ये नूरजहां कौन थी? वह नूरजहां जो थी शाहजहां की माँ थी, जिससे जहांगीर ने शादी किया हुआ था। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था, जो आगरा में स्थित है। उसकी कब्र के ऊपर जो है वह ताजमहल, उसका निर्माण करवाया गया था। और ताजमहल की रूपरेखा को तैयार करने का काम उस्ताद ईसा के द्वारा किया गया था। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार जो था उस्ताद अहमद लाहौरी था। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसका मुख्य कलाकार बे बादल खां था। जो मयूर सिंहासन था उसका जो कलाकार कौन था? बे बादल खां उसका नाम था। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरा दुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिससे पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है। यानी कि यह यूनानी देवता जो आर्फियस थे, उनके चित्र को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। वह कहाँ दिखाया गया है? पितरा दुरा जो बादशाह का सिंहासन था उसके पीछे पितरा दुरा का जड़ाऊ काम हुआ था, जिसमें यह चित्र दिखाया गया था। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। सबसे ज़्यादा स्थापना उस समय शाहजहां ने किया था। आइए हम लोग देखते हैं शाहजहां द्वारा बनवाई गई प्रमुख इमारतें कौन कौन सी थी। तो जो प्रमुख इमारतें हैं आज के समय में दिल्ली का लाल किला है, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरे का मोती मस्जिद, ताजमहल एवं लाहौर किला स्थित जो शीश महल है, इसका निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। हुमायूं के मकबरा को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। शाहजहां ने 1632 ईस्वी में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। शाहजहां ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के किनारे जो उसका दाहिना तट था उस पर शाहजहानाबाद नामक नगर का नींव डाला था।
आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने करवाई थी। शाहजहां के दरबार में प्रमुख चित्रकार रहते थे जिनका नाम हम लोग देखते हैं। वह कौन कौन थे? मोहम्मद फ़कीर और मोहम्मद हाशिम थे। वह प्रमुख संस्कृत कवि जो थे बंशीधर मिश्र और हरि नारायण मिश्र हुआ करते थे। शाहजहां ने संगीतज्ञ जो थे लाल खां को गुड़ समंदर की उपाधि और संगीतज्ञ जगन्नाथ को हिंदी का कवि थे इनको महाकवि राय की उपाधि से सम्मानित किया। यानी कि जो संगीतज्ञ लाल खां थे इनको गुड़ समंदर की उपाधि और संगीतज्ञ जगन्नाथ को इनको महाकवि राय की उपाधि से सम्मानित किया था। शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान था। इसने भगवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया था। इसने सर-ए-अकबर महान रहस्य नाम के उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। दारा शिकोह कादरी जो था वह सिलसिले के मुल्ला शाह बदख्शी का शिष्य था। शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण करवाया एवं दारुल बका नामक कॉलेज की मरम्मत करवाई। सितंबर 1657 ईस्वी में शाहजहां के गंभीर रूप से बीमार पड़ने से उसकी मृत्यु की अफवाह फैलाने के कारण उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो गया। उस समय शुजा बंगाल का, मुराद गुजरात और औरंगजेब दक्कन में था। यानी कि उस समय शाहजहां के गंभीर रूप से बीमार पड़ने पर उसके मृत्यु की जो खबर थी वह अफवाह में फैलाई गई थी, जिसके उसके पुत्रों में उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया था। 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में दारा एवं औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध हुआ। इस युद्ध में दारा की पराजय हुई थी। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 ईस्वी के हुआ था और इसमें दारा एवं औरंगजेब के बीच यह युद्ध हुआ था। इस युद्ध में भी दारा की हार हुई थी। उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध देवराई की घाटी में हुआ जो मार्च 1659 ईस्वी को हुआ था। इस युद्ध में दारा को पराजित होने पर उसने उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध देवराई की घाटी में मार्च 1659 में हुआ था। इस युद्ध में दारा के पराजित होने पर उसे इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में 30 अगस्त 1659 ईस्वी को हत्या कर दी गई थी। दारा शिकोह ने अपना निर्वासित जीवन अलवर में बिताया जो राजस्थान में है। वहाँ के कंकड़बाड़ी किला में बिताया। इस किला का निर्माण जय सिंह सेकंड ने करवाया था। शाह बुलंद इकबाल के रूप में दारा शिकोह को जाना जाता है, यानी इसको इंग्लिश में किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्चून के नाम से या शाह बुलंद इकबाल के नाम से जाना जाता है। 8 जून 1658 ईस्वी को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बनवा लिया। आगरा के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष अर्थात 22 जनवरी 1666 को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो गई। उसके बाद से शासन औरंगजेब के हाथों में आ गई। हम लोग अब देखते हैं मुगलों के शासन व्यवस्था के बारे में हम लोग जानेंगे, कुछ मेन टॉपिक को जानेंगे। जो मुगल शासन व्यवस्था में मंत्रिपरिषद हुआ करता था उसको विजारत कहा जाता था। यानी जो मुगल शासन व्यवस्था में विजारत किसको कहा जाता था, तो वो मंत्रिपरिषद को कहा जाता था। वजीर पद जो था वह बाबर के शासन काल में काफ़ी महत्वपूर्ण था। सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील था, जिसके कर्तव्यों को अकबर ने दीवान, मीर बख्शी, सद्र, उस सद्र व मीर समन में विभाजित कर दिया था। यानी कि जो सम्राट अकबर था उसने क्या किया था कि जो राज्य के कार्य को, शासन के कार्य को जो संचालित करता था उसे वकील कहा जाता था। वह महत्वपूर्ण अधिकारी हुआ करता था और उसके कर्तव्य को अकबर ने बांट दिया था। और जो बांटा था उसमें और उसके भाग थे दीवान, मीर बख्शी, सद्र, उस सद्र व मीर समन में विभाजित किया था। औरंगजेब के समय में असद खान ने सर्वाधिक
31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया था। मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिल पाता था। यानी कि इस समय जो वेतन के लिए स्लिप बनती है तो उस पर विभाग के सबसे बड़े अधिकारी का उस पर सिग्नेचर होता है और उसके बाद ही वह फॉरवर्ड होता है। तो उस तरह से उस समय भी जो सरखत नाम का जो पत्र था उस पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को वेतन मिलता था। और उस पर दस्तखत कौन करता था, हस्ताक्षर कौन करता था, तो वह मीर बख्शी करता था। जब कभी सदर न्याय विभाग के प्रमुख कार्य करता था तब उसे काजी कहा जाता था। यानी कि काजी उसे कब कहा जाता था कि जब वह सदर न्याय विभाग का प्रमुख कार्य करता था तो उसे काजी कहा जाता था। लगानहीन भूमि को मदद ए मास कहा जाता था, जिसका निरीक्षण सद्र करता था। यानी कि सद्र जिसकी पदवी होती थी वह उसको लगानहीन भूमि का निरीक्षण करता था। सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान जो था वह मीर समा कहलाता था। सूचना व गुप्तचर विभाग का प्रधान दरोगा ए डाक चौकी कहलाता था। जो सूचना और गुप्तचर विभाग होता था उसके प्रधान को दरोगा ए डाक चौकी कहा जाता था। शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वाले को रोकना, आम जनता के दुष्चरित्रता के से बचने का कार्य मुहतसिब नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा सूबों में, सूबों का सरकार में और सरकार का परगना में या महाल में, महाल का जिला या दस्तूर में और दस्तूर ग्राम में बटे थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जिसे मावदा या दीह कहते थे। मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को नगला कहा जाता था। शाहजहां के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य चकला नाम की एक नई इकाई की स्थापना की गई थी। भूमिकर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि जो थी वह 3 वर्गों में बटी थी। कौन कौन थे? पहला था खालसा भूमि, दूसरा जागीर भूमि और का जो तीसरा प्रकार था उसको स्यूरगल या मदद ए मास कहा जाता था। इसमें अनुदान दी गई लगानहीन भूमि होती थी, इसे मिल्क भी कहा जाता था। शेर शाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राई का उपयोग अकबर ने भी किया। अकबर के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति हुई और इसमें अपने क्षेत्र में 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था। और यह जो करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति हुई थी 1573 ईस्वी में हुआ था। 1580 ईस्वी में अकबर ने दहसाला नामक नवीन कर प्रणाली प्रारंभ की। इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया। ये भूमि के जो प्रकार थे वह था पहला पोजल, इसमें नियमित रूप से खेती होती थी और वर्ष में 2 बार फसल उगाई जाती थी। दूसरा था परती, 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर इसमें खेती होती थी। तीसरा था चाचर, इसमें 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर खेती होती थी। चौथा था बंजर, खेती योग्य भूमि नहीं था, इस पर लगान नहीं वसूला जाता था। 1570-71 में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रारंभ की। इसमें कर निर्धारण की 2 श्रेणी थी, एक को तखसीस और दूसरे को तहसील कहते थे। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्क प्रणाली को अपनाया और भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया। मुगल काल में कृषि 3 वर्गों में बटा था। पहला था खुद काश्त, दूसरा था पाही काश्त, तीसरा था मुजारियन। खुद काश्त में जो यह कृषक वर्ग थे, मतलब ये ऐसे किसान थे, वे उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जो वे जहाँ के निवासी होते थे। पाही काश्त का मतलब होता था ये दूसरे गांव जाकर कृषि कार्य करते थे। और मुजारिन का मतलब होता था खुद काश्त कृषकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करते थे। मुगल काल में नील उत्पादन के प्रसिद्ध केंद्र आगरा, भरतपुर का बयाना तथा गुजरात में सरखेज था। यह सरखेज नामक जगह था गुजरात का, और भरतपुर का बयाना था और आगरा था। सबसे उत्तम प्रकार का नील बयाना क्षेत्र में एवं सरखेज में पैदा होता था। अफीम मुख्यतः मालवा एवं बिहार में होता था। सोरा उत्पादन का प्रमुख केंद्र बिहार था।
कपड़ा उद्योग के अंतर्गत ददनी प्रथा का प्रचलन था। इसका तात्पर्य कारीगरों को अग्रिम भुगतान से हुआ करता था। उत्तम श्रेणी का ऊनी वस्त्र और शाल कश्मीर तथा लाहौर में तैयार होता था। मुगल काल में रुपये की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में हुई थी। आना सिक्के का प्रचलन, जो आना सिक्का था, इसका प्रचलन शाहजहां ने करवाया था। जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई तथा साथ ही उस पर अपना एवं नूरजहां का नाम अंकित करवाया। सबसे बड़ा सिक्का जो था वह संसब सोना का था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। तो यह सबसे बड़ा सोने का सिक्का जो था वो उसका नाम था संसब, और सबसे प्रचलित स्वर्ण जो सिक्का था वह था इलाही। मुगलकालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था। दैनिक लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग होता था। 1 रुपये में 40 दाम होते थे। मुगल सेना 4 भागों में विभक्त थी। पहला पैदल सेना, दूसरा घुड़सवार सेना, तीसरा तोपखाना और चौथा हाथी सेना। मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। इसे अकबर ने प्रारंभ किया था। 10 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाले मनसबदार होते थे। 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाले उमरा कहलाते थे एवं 250 से ऊपर तक मनसब प्राप्त करने वाले अमीर ए आजम कहलाते थे। जात से व्यक्ति के वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था। सवार पद से घुड़सवार दस्तों की संख्या का ज्ञान होता था। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 थी। जहांगीर ने सवार पद में 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा की व्यवस्था की। सर्वप्रथम यह पद महावत खां को दिया गया। मनसबदारों के अलावा खुद मुगल शाहनशाह भी फुटकर घुड़सवार रखते थे, जिन्हें अहदी कहा जाता था। अहदियों को भद्र घुड़सवार कहा जाता था और उनके वेतन दूसरे घुड़सवारों से काफ़ी ज़्यादा होते थे। ये बहुत ही विश्वस्त सैन्य दल के सदस्य होते थे। उनकी भर्ती स्वयं शहंशाह किया करते थे और उनकी हाजिरी लेने के लिए अलग अधिकारी होते थे। अहदी 5-5 घोड़े भी रखते थे, लेकिन कुछ ऐसे अहदी भी थे जिनमें से 2 एक ही घोड़े में हिस्सेदारी करते थे। अहदियों के कर्तव्य बहुमुखी होते थे। शाही कार्यालय के अधिकतर मुंशी, दरबार के चित्रकार और शाही कारखानों के फोरमैन इसी सैन्य दल से चुने जाते थे। मुगलकालीन सिक्कों के बारे में हम लोग देखेंगे। उस समय जो सिक्कों का प्रचलन था उसमें उनके नाम हम लोग देखते हैं। मुहर जो था यह मुगल काल का सर्वाधिक प्रचलित सोने का सिक्का था। उसके बाद संसब, यह अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का था। यह 101 तोले का होता था। इलाही, यह नाम जो है यह सोने का गोल आकार का सिक्का था। रहस, यह गोल एवं चौकोर दोनों तरह का सोने का सिक्का था। यह 5.5 तोले का होता था। उसके बाद है अतमाह, यह 25 तोले के सोने का सिक्का होता था। फिर है विंसात, यह 20 तोले के सोने का सिक्का का नाम था। रुपया चांदी का सिक्का था और जलाली, यह भी चांदी का सिक्का था। दरब, चरण, चंदन, दह, कल तथा सुकी सभी चांदी के सिक्के थे। यानी कि जितने ये नाम है दरब, चरण, चंदन, दह, कल व सुकी, ये चांदी के सिक्कों के नाम हैं। हम लोग देखते हैं मुगल कालीन लगान वसूल करने की व्यवस्थाएं कैसे थी। तो पहला है गल्ला बख्शी। इसमें फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था। उसके बाद था नसक। इसमें खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर फसल कटने पर उसे ले लिया जाता था। यह व्यवस्था बंगाल में थी। उसके बाद है जब्ती। इसमें बोई गई फसल के आधार पर लगान का निश्चय किया जाता था, जो नगद लिया जाता था। हम लोग देखते हैं मुगल काल के प्रमुख अधिकारी एवं उनके कार्य क्या थे। तो पद जो था सूबेदार का, इसका कार्य था प्रांतों में शांति स्थापित करना। प्रांत कार्यकारिणी का प्रधान होता था। उसके बाद दीवान जो होता था प्रांतीय राजस्व का प्रधान होता था। यह सीधे शाही दीवान के प्रति जवाबदेह होता था। उसके बाद है बख्शी, यह प्रांतीय सैन्य प्रधान होता था। उसके बाद फौजदार, यह जिले का प्रधान फौजी अधिकारी होता था। आमिल या अमल गुजार जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी होता था। कोतवाल जो होता था नगर का प्रधान। सीकदार
होता था जो वह परगने का मुख्य अधिकारी होता था, और आमिल जो था यह ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लगान निर्धारित करना इनका काम होता था। इस तरह से आज हम लोगों ने मुगल काल के शासन व्यवस्था के बारे में देखा और शाहजहाँ से संबंधित विभिन्न मेन टॉपिक्स पे बात किया। तो हम लोग यहाँ अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।